नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कई परिवारों के लिए एक रोज की चिंता है, बच्चों का बढ़ता वजन। लेकिन हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम इसके समाधान की तह तक जाएंगे। और इसमें हमारी मदद के लिए हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP के कुछ दिशा निर्देश हैं जो खास तौर पर माता पिता के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन गाइडलाइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे की सोच क्या है। जैसे कि मोटापे को पहचाने कैसे, इसके असली कारण क्या हैं, और सबसे जरूरी, परिवार मिलकर इसे रोक कैसे सकते हैं। सही कहा। ये किसी पर उंगली उठाने के बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सही कदम उठाने के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। हमें ये पता कैसे चले कि किसी बच्चे का वजन वाकई में ज्यादा है? एक होता है हेल्दी बच्चा और एक होता है ओवरवेट। वो लाइन कहाँ है? गाइडलाइंस BMI की बात करती है। हाँ, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, ये वजन और लंबाई का एक माप है। लेकिन बच्चों के लिए इसका हिसाब थोड़ा अलग होता है। गाइडलाइन में एक उदाहरण भी है। एक 8 साल का बच्चा जिसका वजन 35 किलो है और लंबाई 135 सेंटीमीटर, अच्छा, तो उसका BMI निकलता है 19.2। ठीक है, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 19.2। पर इस नंबर का मतलब क्या है? अपने आप में तो ये सिर्फ एक नंबर है ना? बिल्कुल सही। इस नंबर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। इसे उम्र और लिंग के हिसाब से बने खास IAP ग्रोथ चार्ट पर रखकर देखना पड़ता है। अच्छा, वो गुलाबी और नीले चार्ट्स जो डॉक्टर के पास होते हैं। हाँ वही, लड़कों के लिए नीले और लड़कियों के लिए गुलाबी। तो इन चार्ट्स पर कुछ रंगीन लाइनें होती हैं। अगर बच्चे का BMI नारंगी और लाल रेखा के बीच में है तो वो ओवरवेट है, और अगर लाल रेखा के ऊपर है तो वो मोटापे की श्रेणी में आता है। इसीलिए गाइडलाइन में ये सलाह दी गई है कि 5 साल तक तो हर 6 महीने में, और फिर 18 साल की उम्र तक साल में कम से कम एक बार बच्चे का BMI जरूर चेक करवाना चाहिए। ये एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि ज्यादातर माता पिता सोचते हैं कि अरे हम सब तो परिवार में ऐसे ही हैं, ये तो हमारे जीन्स में है। क्या ये वाकई सच है? ये आधा सच है। गाइडलाइन कहती है कि ये जीन्स और माहौल का मिला जुला असर है। ये बात सही है कि अगर माता पिता में से कोई एक मोटा है तो बच्चे के मोटे होने की संभावना 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। हम्म। और अगर दोनों मोटे हैं तो ये 10 से 12 गुना तक बढ़ जाती है। 10 से 12 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन जीन्स ही सब कुछ नहीं है। हम्म। दस्तावेज में परदादा परदादी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम्म। वो पतले और फुर्तीले थे, तो हम्म। परिवार को उनके अच्छे जीन्स तो मिले। हम्म। लेकिन आज की जीवन शैली, खान पान, हम्म। कम चलना फिरना, तो वो अच्छे जीन्स अपना काम ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। असल में बच्चे का जो व्यवहार है वो 3 माहौल में बनता है: घर, स्कूल और समुदाय। जीन्स तो बस एक संभावना देते हैं, माहौल उसे हकीकत में बदलता है। अच्छा, तो इसका मतलब हम अपनी जीन्स को तो नहीं बदल सकते, पर अपने माहौल को जरूर बदल सकते हैं। हाँ, और गाइडलाइन में 2 सबसे बड़े पहलुओं पर जोर है: खाना और शारीरिक गतिविधि। बिल्कुल। पहले शारीरिक गतिविधि की बात करते हैं। गाइडलाइन में 2 तस्वीरें हैं जो आज की हकीकत दिखाती हैं। एक में बच्चे पार्क में बेंच पर बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, हाँ, ये तो हर पार्क का नजारा है आजकल। और दूसरी तस्वीर में वही बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है खेलकूद, जैसे गेंद से खेलना, कूदना, नाचना। उन्हें किसी जिम या स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। और बड़े बच्चों के लिए या पूरे परिवार के लिए, खासकर आजकल के अपार्टमेंट्स में जहाँ जगह कम होती है? उनके लिए भी घर के अंदर करने वाली कई कसरतें हैं: जंपिंग जैक, डांसिंग, रस्सी कूदना, पुशअप्स, योगा। जरूरी है कि पूरा परिवार साथ में करे। इसे मजेदार बनाना है, सजा नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, गाइडलाइन साफ कहती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जिम की सलाह नहीं दी जाती। अच्छा, ये जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जिम भेजना एक सोल्यूशन है। और आज की सबसे बड़ी समस्या, स्क्रीन टाइम, इसके बारे में क्या नियम है? क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो ज्यादातर माता-पिता रोज लड़ते हैं। नियम बहुत साफ हैं, और इसकी शुरुआत माता पिता से होती है। उन्हें एक मिसाल कायम करनी होगी। मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। पढ़ाई का समय अलग। सिर्फ 2 घंटे। हाँ, और इसमें भी दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, बेडरूम में कोई टीवी या कोई और स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ओके, बेडरूम इज अ नो स्क्रीन जोन, बिल्कुल। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी, खाना खाते समय कोई स्क्रीन नहीं,
गाइडलाइन बताती है कि जब हम स्क्रीन देखते हुए खाते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो पेट भरने का सिग्नल देता है वो ठीक से काम नहीं करता। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट भर गया है। हाँ, आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। ये सब सुनने में तो बहुत सही लगता है, पर क्या ये गाइडलाइन उस हकीकत को समझती है जहां माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं? उनके लिए घर का बना टिफिन देना मुश्किल होता है, बच्चों को कैंटीन के पैसे दे देना सबसे आसान लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। गाइडलाइन पैसे देने की आदत को सही नहीं मानती, क्योंकि बच्चा अक्सर दोस्तों को देखकर या विज्ञापनों से प्रभावित होकर कुछ अनहेल्दी ही चुनता है। इसका समाधान परफेक्ट होने में नहीं, स्मार्ट होने में है। जैसे रात में थोड़ी तैयारी करके रख ली, सब्जियां काट ली या पुलाव की तैयारी कर ली। तो कुछ हेल्दी टिफिन के उदाहरण क्या हो सकते हैं जो बनाने में भी आसान हो? हाँ, जैसे पनीर या चिकन का चपाती रैप बना दिया, या सब्जियों वाला ब्राउन राइस पुलाव। हेल्दी स्नैक्स में फल, मूंगफली, पोहा या उपमा, ये चिप्स के पैकेट से तो कहीं बेहतर हैं। और मीठे ड्रिंक्स और जूस की जगह घर की बनी लस्सी, जलजीरा या नींबू पानी। एक और आदत जिसका जिक्र है वो है खाने को इनाम या सजा के तौर पर इस्तेमाल करना। होमवर्क कर लो तो चॉकलेट मिलेगी, या शरारत की तो आज मिठाई बंद। ये तो बहुत ही आम है। बहुत आम है और बहुत ही हानिकारक भी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में बच्चे के दिमाग में खाने को भावनाओं से जोड़ देते हैं। वो सीखने लगता है कि अच्छा महसूस करने के लिए मीठा खाना है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो जिंदगी भर परेशान कर सकता है। खाना पोषण है, इनाम या सजा नहीं। तो परिवार में खाने का माहौल कैसा होना चाहिए? सबसे जरूरी है परिवार का साथ में बैठकर खाना, कम से कम दिन में एक बार, और उस समय कोई स्क्रीन ना हो। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ने, बातें करने का भी मौका है। ये बहुत जरूरी बात है। अब उन मुश्किल हालात पर आते हैं जब बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। गाइडलाइन में एक 13 साल की बच्ची का मामला है जिसका वजन 88 किलो है। ऐसे में माता पिता अक्सर घबरा जाते हैं। और इसी घबराहट में वो गलतियां करते हैं। गाइडलाइन में कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां हैं। पहली और सबसे बड़ी, कॉस्मेटिक चेन्स या तथाकथित वेलनेस सेंटर्स के वेट लॉस पैकेज से हर हाल में दूर रहें। लेकिन कई लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण जैसे होते हैं। वो तेजी से नतीजे देने का वादा करते हैं। और वो उम्मीद झूठी है। उनका तरीका अक्सर क्रैश डाइट या कुछ पाउडर पर आधारित होता है, जो बच्चों के बढ़ते शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। और जो नतीजा मिलता है वो हमेशा अस्थायी होता है। जैसे ही वो महंगा पैकेज खत्म होता है, वजन दोगुनी तेजी से वापस आ जाता है। तो ये एक तरह का जाल है। बिल्कुल। लक्ष्य स्थायी जीवन शैली में बदलाव लाना है, कोई 3 महीने का शॉर्टकट नहीं। और वजन घटाने वाली गोलियों या दवाओं के बारे में क्या? गाइडलाइन इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये बच्चों के इलाज का पहला तरीका नहीं है, वो सेफ नहीं है और उनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और जो भी वजन कम होता है वो दवा बंद करते ही वापस आ जाता है। और सबसे आखिरी विकल्प, जिसके बारे में आजकल काफी बात होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी। उस 13 साल की बच्ची के लिए क्या ये एक ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। 13 साल के बच्चे के लिए इसकी सलाह कतई नहीं दी जाती। ये बड़े किशोरों के लिए एक बिल्कुल आखिरी उपाय है। और वो भी तब जब कम से कम 6 महीने तक डॉक्टर की देखरेख में जीवन शैली बदलने की हर कोशिश नाकाम हो गई हो। भारत में इस उम्र के बच्चों के लिए इसकी सुरक्षा अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं है। तो फिर ऐसे गंभीर मामलों में सही रास्ता क्या है अगर ये सब रास्ते बंद हैं? सही रास्ता है एक टीम बनाना। परिवार और बाल रोग विशेषज्ञ को मिलकर एक सकारात्मक टीम बनानी होगी। इसमें बच्चे को डांटना या शर्मिंदा करना शामिल नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है और छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाने हैं। जैसे हम हफ्ते में 3 दिन शाम को साथ में वॉक पर जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा का सार यही लगता है कि यह सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। समाधान साझा आदतों और एक सपोर्टिव माहौल में छिपा है। बिल्कुल। लक्ष्य है जीवन भर चलने वाली स्वस्थ आदतें बनाना। ये कोई 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये जीने का एक नया तरीका है जिसे पूरा परिवार अपनाता है। गाइडलाइन की एक बहुत अच्छी बात है जो कहती है, मोटापा परिवारों में नहीं दौड़ता, बल्कि उन परिवारों में दौड़ता है जो खुद नहीं दौड़ते। वाह! मोटापा परिवारों में नहीं दौड़ता बल्कि उन परिवारों में दौड़ता है जो खुद नहीं दौड़ते। ये एक लाइन में पूरी बात कह देती है। हाँ, और जाते जाते एक विचार। गाइडलाइन ने 3 माहौल की बात की थी, घर, स्कूल और समुदाय। हमने घर और स्कूल पर तो विस्तार से बात की,
लेकिन समुदाय की क्या भूमिका है? ये एक जरूरी सवाल है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। सोचिए, क्या हमारे आस पड़ोस में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित पार्क हैं? क्या साइकिल चलाने के लिए रास्ते हैं? ज्यादातर जवाब नहीं में होगा। तो क्या परिवार सिर्फ अपने घर की चारदीवारी में ही लड़ते रहेंगे, या वो मिलकर एक समुदाय के तौर पर अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाने की वकालत कर सकते हैं? ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये पूरे समुदाय की है। और शायद असली और स्थायी बदलाव तभी आएगा जब समुदाय अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना शुरू करेगा। इस पर सोचने की जरूरत है।